नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं प्रदीप शर्मा। और आप पढ़ रहे थे सूर्य तप, यानी सूर्य तप के 2 पार्ट कर लिए थे। और सूर्य तप में हम पढ़ रहे थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। हमने बात की थी सबसे पहले कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, तो वो किससे संबंधित था? 1 नंबर यानी सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक था। दूसरी हमने बात की थी दिन की अवधि की। और तीसरी बात की थी हमने सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी के कारण। और अब हमारा जो चौथा है वो है 4 नंबर, सौर कलंक। इससे पहले वाला किसी ने पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, बात करें सौर कलंक की कि सौर कलंक क्या है। मैंने आपको एक पहले बताया था सूर्य तप में शुरुआत की थी तब कि ये जैसे सूर्य है, सूर्य के मध्य ये क्या है, सूर्य का क्या है, कोर है। और यहीं से ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे? इस हाइड्रोजन के परमाणु से क्या बनती है, हीलियम। और हीलियम से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो ये सूर्य का क्या है, धरातल है। क्या है? धरातल है। और इसी धरातल को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। इसी धरातल को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। और इसी धरातल पर विस्फोट के कारण क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं फोटोस्फीयर पर। और इन्हीं धब्बों को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। यदि वास्तव में देखें सौर कलंक को तो ये गहरे रंग के शीतल क्षेत्र होते हैं। यानी ये सौर कलंक है जो वास्तव में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र होते हैं। शीतल का मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ठंडे होते हैं, तापमान 0 होता है। परंतु मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई थी कि फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती हुई गैसों का एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। अब क्रोमोस्फीयर की तुलना में देखें तो सौर कलंक का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। इस कारण हम ये कहते हैं कि फोटोस्फीयर पे जो सौर कलंकों के जो धब्बे से हमें दिखाई देते हैं उनका तापमान क्रोमोस्फीयर से 1500 डिग्री सेल्सियस क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जिसके कारण क्या कहा जाता है कि ये गहरे रंग के क्या होते हैं, शीतल क्षेत्र होते हैं। यानी इसे कहते हैं डार्क कूल एरियाज। वही क्या कहलाते हैं, सौर कलंक कहलाते हैं। अब बात करें सौर कलंक की, तो जैसे मान लो ये सौर कलंक है, ठीक है। प्रत्येक सौर कलंक के बीच में एक केंद्र पाया जाता है। कैसे रंग का, काला क्या है, केंद्र होता है। ये काला जो केंद्र होता है उसे कहा जाता है अम्बरा। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्बरा कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो क्या होता है, लाइटर एरिया होता है। लाइटर जो एरिया होता है उसे कहा जाता है दोस्तों पेनुम्ब्रा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक सौर कलंक के बीच में जो एक क्या होता है, केंद्र होता है जो काला होता है,
उसे कहते हैं अम्ब्रा, और उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जो लाइटर एरिया होता है, उसे क्या कहा जाता है? पेनुम्ब्रा कहा जाता है। तो ये तो हो गया सौर कलंक से संबंधित। अब बात करें कि सौर कलंक यानी सूर्य की सतह पर सूर्य की सतह का मतलब फोटोस्फीयर की बात कर रहा हूं, यानी सूर्य की सतह पर धब्बों की संख्या अधिक होने पर सौर्यिक विकिरण की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी इस फोटोस्फीयर पर यदि इन धब्बों की यानी सौर कलंक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, तो सौर्य विकिरण की मात्रा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी ऊर्जा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि धब्बों की संख्या क्या है? धब्बों की संख्या में क्या है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो सूर्य तप में भी क्या होगी? कमी होगी। तो ये भी आप बात ध्यान रखना, यदि फोटोस्फीयर पर सौर कलंकों की मात्रा अधिक है तो सूर्य की विकिरण यानी ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी, और कमी है तो सूर्य तप में भी क्या होगी? कमी होगी। किसके कारण? सौर कलंक के कारण। एक बात और देख लीजिए, बात कर रहे थे सौर कलंकों। अब सौर कलंकों की जो चक्रीय प्रणाली है वो लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंक की एक पूर्ण प्रक्रिया, पूर्ण चक्र मान लो आप, चक्कर 11 वर्षों में कंप्लीट होता है। 11 वर्षों में क्या होता है? पूरा होता है। जैसे मान लो आप ये मान लो कि फोटोस्फीयर यानी सूर्य की सतह पर सौर कलंकों की अधिक संख्या से न्यूनतम संख्या के स्तर तक आती है। क्या? सौर कलंकों की कमी आती है, यानी अधिक से न्यूनतम की ओर आता है, तो उसमें 5.5 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 5.5 वर्ष लगते हैं, यानी 5.5 वर्षों का क्या लगता है? समय लगता है। और वापस न्यूनतम से अधिकतम आने पर भी कितने? 5.5 का। तो यानी नॉर्मल देखें तो एक जो पूर्ण चक्कर है वो कितने में पूरा होता है? 11 वर्ष में पूरा होता है। कुछ किताबों में यदि पूछ ले सौर कलंक, तो सौर कलंक का जो चक्कर है वो 7 से 11 वर्ष भी दिया हुआ है, यानी 7 से 11 वर्ष में भी क्या के मध्य सौर कलंक का एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गया सौर कलंक से संबंधित। अब सौर कलंक से संबंधित एक बात और देखें, तो सौर कलंक से संबंधित एक बात यह है कि सौर कलंक का सर्वप्रथम अध्ययन गैलीलियो द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और यदि ये पूछ ले कि सर्वप्रथम अध्ययन या, ठीक है ना, सर्वप्रथम अध्ययन या देखा, तो सर्वप्रथम जो सौर कलंक देखा था वो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। किसकी बात कर रहा हूँ? सौर कलंक की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी सौर कलंक के कारण 20% अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। यानी इस सौर कलंक की प्रक्रिया के द्वारा
20% तक अधिक सूर्य तप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जैसे आजकल आपने सुना है कि सोलर मिनिमम ये चल रहा है, यानी सूर्य पर लॉकडाउन, ऐसी खबरें आ रही है। उसका कारण ये है कि सूर्य का तापमान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, और उसमें सौर कलंक की मात्रा में बिल्कुल क्या होगी, कमी होगी। यानी सौर कलंकों का निर्माण, यानी सनस्पॉट का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारे जो प्राकृतिक यानी बेमौसमी बरसात, ठीक है, ये जैसे बर्फ़ वाला, ठीक है, ये हो रहा है, आंधी तूफान भूकंप वगैरह, ये इसी के कारण हो रहा है, यानी सोलर मिनिमम के कारण। यानी तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सूर्य का तापमान कम होगा तो जायज़ सी बात है पृथ्वी का भी तापमान क्या होगा, कम होगा। पिछले दिनों में एक रिसर्च हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि सूर्य के जैसे अन्य 2500 सूर्यों की ओर क्या की गई थी, उस पर रिसर्च की गई थी। तो उसमें ये देखा गया था कि हमारे सौरमंडल का जो सूर्य है उसका अन्य सौरमंडल के जो सूर्य हैं उनसे 5 गुना तापमान क्या है, कम है। इसलिए जो कंडीशन बन रही है वो सोलर मिनिमम की बन रही है। इससे पहले भी 1800 के आसपास ऐसी कंडीशन बनी थी, 1830 के लगभग। तो अब ये लग रहा है कि यानी सोलर मिनिमम की कंडीशन हो जाती है तो हिम युग का खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी हिम युग आने में टाइम नहीं लगता, किसके कारण, सोलर मिनिमम के कारण, क्योंकि उसका तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसके कारण। ठीक है, ये था सौर कलंक। और सौर कलंक के बारे में ये कुछ बातें थी कि सौर कलंक क्या है और तापमान में। और इससे पहले हमने 7% की बात की थी, वो की थी सूर्य व पृथ्वी के बीच, यानी क्या है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है, उसके कारण तापमान में जो विभिन्नता आती है वो कितनी आती है, 7% की आती है। यदि सौर कलंक की बात कर लें तो सौर कलंक का निर्माण होता है तो 20% अधिक हमें क्या पड़ती है, क्या 20% तक अधिक सूर्य तप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किसके कारण, सौर कलंक के कारण। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सौर कलंक की। तो सौर कलंक में हमने बात की थी, सबसे पहले इसका अध्ययन या देखा या इसकी पहचान है वो किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। तो अब दो बातें और हैं, वो देखिए कि जब सौर कलंकों का निर्माण होता है उसे सौर कलंक क्रिया कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है सनस्पॉट एक्टिविटीज, यानी इसे कहा जाता है सनस्पॉट एक्टिविटीज कहा जाता है। और अब इसमें एक बात है वो ध्यान देने योग्य बात है। सौर कलंक के बारे में बात कर रहा हूं, यानी इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, वो ध्यान से सुनिए क्या है। पीछे हमने दिन की अवधि में एक नोट लिखा था, यानी वो आपको ध्यान रखना है। और इस भी सौर कलंक में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सूर्य के फोटोस्फीयर पर, यानी सूर्य की सतह पर सौर कलंक की सक्रियता व सौर पवनों की गतिशीलता दोनों एक साथ संपन्न होती है। यानी सूर्य की सतह पर सौर कलंकों की सक्रियता
और वह सौर पवन की गतिशीलता के साथ साथ क्या, गतिशीलता दोनों के साथ साथ क्या होती है, ये संपन्न होती है। यानी ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, एक साथ क्या होती है, संपन्न होती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, तो ये सुन लीजिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों एक साथ गठित होने के कारण अभी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे कि जो सूर्य तप में जो हमें अधिक प्राप्ति होती है वो सौर कलंकों के द्वारा होती है या सौर पवनों के द्वारा होती है। नहीं, ये बात समझ में? यानी वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों स्थिति एक साथ बन रही है, तो इसलिए सौर कलंक से हमें ज़्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है या सौर पवन से। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो पांचवा था, 5 नंबर, वो है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव। यानी वायुमंडल का प्रभाव किस तरह से सूर्य तप को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये देखिए, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल की मोटी परत है, और ये है यहां पर सूर्यदेव। यानी इस सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली सौर्य विकिरणों को, सौर्य विकिरण तरंगों को वायुमंडल की मोटी परत को पार करना पड़ता है। यानी सूर्य से आने वाली जो सौर्य विकिरण की तरंग है, उनको वायुमंडल की मोटी परत को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि इसको पार करते समय यहाँ पर स्थिति बनती है, क्या होता है, परावर्तन होता है, विसरण होता है, अवशोषण होता है, और क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, सूर्य की कुछ ऊर्जा का क्षरण या क्षय हो जाता है। यानी कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी जैसे ही वायुमंडल की इस मोटी परत को पार करेगी तो कुछ ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब बात करें कि यहाँ बात करते हैं हम कि सूर्य की ऊर्जा का क्षय व क्षरण। यानी ऐसे देखें कि सूर्य की ऊर्जा का क्षय व क्षरण है वो सौर्य विकिरण तरंगों के द्वारा तय की गई दूरी से नियंत्रित किया जाता है।
यानी सौरिक विकिरण तरंगों का जो क्षय व क्षरण देखें तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। वास्तव में देखें, यदि वास्तविक बात करें किसकी, कि सूर्य की ऊर्जा का क्षय व क्षरण, ठीक है, वो विलोम वर्ग नियम के द्वारा नियंत्रित होता है। ये आप ध्यान रखना कि सूर्य का ऊर्जा का क्षय व क्षरण किस नियम के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहां पे ध्यान रखना कि विलोम वर्ग नियम के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। यदि हम बात करें इस नियम के अनुसार हम बात करें, जो प्रकाशित क्षेत्र है जहां पर प्रकाश की क्या गहनता है या प्रकाश है या ऊर्जा स्रोत की, यानी ऊर्जा स्रोत को प्रकाशित, यानी ऊर्जा स्रोत को क्या करता है, प्रकाशित करता है, वहां से उसके बीच के वर्ग की दूरी के अनुसार क्या बदलती रहती है, सूर्य की ऊर्जा का क्षय व क्षरण क्या रहता है, बदलता रहता है। किस नियम के कारण, विलोम वर्ग नियम के आधार पर, ठीक है ना। इसी नियम के आधार पर सूर्य की ऊर्जा का क्षय व क्षरण को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों इसमें देखिए आप कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्या है 0 डिग्री या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें। अब बात करें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर तो तापमान क्या होता है, कम प्राप्त होता है, और मकर रेखा और कर्क रेखा की बात करें तो वहां पर तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये प्रभाव कैसे हुआ कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यानी 0 डिग्री अक्षांश क्षेत्र है, यहां पर तापमान कम पाया जाता है क्योंकि यहां पर बादलों के द्वारा ऊर्जा का क्या किया जाता है, ऊष्मा का परावर्तन कर दिया जाता है। क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमेशा दोपहर यानी 2 बजे से 4 बजे के मध्य क्या होती है, मूसलाधार क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बारिश होती है। यानी यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर बादलों की मात्रा, बादलों की सघनता अधिक होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और यदि हम बात करें इन दोनों क्षेत्रों की तो यहाँ पर जो मौसम है, मौसम स्वच्छ व साफ होता है, स्वच्छ व साफ होता है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होती है, अधिक होती है और यहाँ पर का परावर्तन नहीं हो पाता है। जिसके कारण हम यही देखते हैं कि जो ये मकर रेखा और कर्क रेखा है वहाँ पर तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वायुमंडल का प्रभाव। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ही सूर्य किरणें हैं जो वायुमंडल में की मोटी परत को क्या करती है, पार करती है, तो उसमें कुछ स्थितियाँ यानी प्रक्रियाएं बनती हैं, जैसे विसरण की, प्रकीर्णन की, अवशोषण की और परावर्तन की। तो उन चारों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि विसरण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।